नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से वही अपना डिस्कस करेंगे एमपी कांस्टेबल का साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये 30 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। और अगर हल्के में लेना है आपको तो चैलेंज है कि 30 में से आप 25 प्लस सही करके दिखाओ। तो बिना बकवास के, बिना एक भी सेकेंड बर्बाद किए, एग्ज़ाम करीब है हमारा, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है आइंस्टाइन, बी हेजनबर्ग, सी मैक्स प्लांक, डी है न्यूटन। क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, यही क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करो। तो ये सबसे पहले प्रस्तुत किया था मैक्स प्लांक ने, ठीक है। मैक्स प्लांक ने प्रस्तुत किया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण होता है? ऑप्शन ए है माध्यम की घनत्व बदलने से, ऑप्शन बी रंग बदलने से, सी ऊर्जा घटने से, डी वेग समान होने से। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, यही क्वेश्चन है हमारा। जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना दोस्तों, वो माध्यम की घनत्वता बदलने से होता है। जो माध्यम की घनता है ना, वो जब बदल जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्लांक, बी आइंस्टाइन, सी बोहर, डी है हेजनबर्ग। कमेंट करिए आप लोग कि क्वांटम ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का खोज किसने किया था। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो ये खोज किया था भाई हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। आपके हमारे चाचा प्यारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है ना दोस्तों, वो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, ठीक है। याद रखना 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है, ज़्यादा टाइम वैसे भी बचा नहीं है डिटेल में पढ़ने का। और जब एग्ज़ाम करीब हो तो जो पढ़ सको वो पढ़ लो, जो रट सको वो रट लो, जो समझ सको वो समझ लो। यही फॉर्मूला है एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने का। क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व का की मात्रा घटने की दर को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा घटने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परमाणु दर, बी अर्धायु दर, और सी है अपघटन दर, डी है इलेक्ट्रॉन दर। कमेंट कीजिए आप लोग कि रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा घटने की दर को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अधार्यु काल, अधार्यु काल कहते हैं, ठीक है। अर्धायु काल कहते हैं, अर्धायु काल। याद रखना, मतलब जब उसका बोलते हैं हाफ टाइम, इंग्लिश में इसको हाफ टाइम बोलते हैं। जब ये रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा जो है घटने लगे तो उसको बोलते हैं अर्धायु काल, ठीक है। याद रखना। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो को लाइक करके आप लोग सपोर्ट करो। आपकी एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो ये ज़रूर कर दिया करो, खाते से पैसा नहीं कटेगा आपके, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। किसी वस्तु का संवेग शून्य होने का अर्थ है? किसी वस्तु का संवेग शून्य होने का अर्थ है? ऑप्शन ए उसका द्रव्यमान शून्य है, बी उसका वेग शून्य है, ऑप्शन सी ऊर्जा शून्य है, डी बल नहीं लग रहा। कमेंट कीजिए किसी वस्तु का संवेग शून्य होने का अर्थ क्या है। तो उसका शून्य होने का मतलब है कि उसका वेग शून्य है, ठीक है, उसका वेग शून्य है। 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाई दिमाग लगाना पड़ेगा आज सवालों का आंसर करने में, पहले जैसा नहीं है कि अब आए तुरंत देखे टिक मार दी, ऐसा नहीं होगा। हृदय की धड़कन किस आयन पर निर्भर करती है? हृदय की धड़कन जो है वो किस आयन पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है Na+, बी K+, सी Cl-, डी Fe+2। कमेंट करो कि हृदय की जो धड़कन है वो किस आयन पर निर्भर करती है। ये मैं आयरन पढ़ने जा रहा था, आयन है, आयन, ठीक, आयन। हृदय की धड़कन किस आयन पर निर्भर करती है, कमेंट कीजिए। तो ये करती है Na+ पे, ठीक है। Na मतलब सोडियम, ठीक। सोडियम के आयन पे हृदय की धड़कन निर्भर करती है, याद रखना है। लाइक सब्सक्राइब करते चलना, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नौकरी पानी, लाइक सब्सक्राइब के लिए भी कहना पड़े तो फिर बेकार है ना। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? परमाणु क्रमांक 92 वाले तत्व का नाम क्या है? भाई इसका जवाब आना चाहिए। परमाणु क्रमांक 92 वाले तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, डी पोलोनियम, डी थोरियम। कमेंट करो।
तो जो परमाणु क्रमांक 92 वाला तत्व है ना दोस्तों, ये है यूरेनियम। ठीक, यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 याद रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका का मस्तिष्क, बी कोशिका का शक्तिगृह, डी कोशिका का केंद्र, डी कोशिका की झिल्ली। कमेंट करो कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। भाई लेवल है आज लेवल सबके निकलेंगे, तो ये इस लेवल के सवाल हैं। कमेंट करो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हल्के में मत लेना सवाल को, अच्छे अच्छे सवाल हैं आज, बोल रहा हूँ ना, आज लेवल सबके निकलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से देख रहे हो, कितने सही कर रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं, सवाल हार्ड लगे कि आसान लगे, ज़रूर कमेंट करना। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी पास्कल। कमेंट करके बताओ कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है दोस्तों डेसिबल। ठीक है, वो होता है ना जब धोनी स्टेडियम में आता है तो कितने डेसिबल आवाज़ बढ़ जाती है, शोर हो जाता है, इतने डेसिबल, तो ऐसा याद रखो, डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता की इकाई, याद रहेगा। अब यहाँ तक बता दो कि 10 में से कितने सही किए हैं आपने। उम्मीद है कि 6-7 से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा मैक्सिमम लोगों से। कमेंट करके बता देना कि कितने सही किए हैं आप लोग। भाई एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक, इससे हल्का नहीं आएगा, परेशान होना नहीं है, इससे हल्का नहीं आएगा, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, हल्का तो नहीं आएगा इससे। किस गैस का उपयोग सबसे पहले परमाणु बम में किया गया था? किस गैस का प्रयोग सबसे पहले परमाणु बम में किया गया था? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी हाइड्रोजन, सी प्लूटोनियम और डी है हीलियम। कमेंट कीजिए आप लोग कि किस गैस का उपयोग सबसे पहले परमाणु बम बनाने में किया गया था। कमेंट करो। तो ये किया गया था प्लूटोनियम को। ठीक है, प्लूटोनियम का सबसे पहले उपयोग किया गया था परमाणु बम बनाने में, याद रहेगा ना, याद रखना भाई, याद रखते चलना और सब्सक्राइब लाइक भी करते चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए शोभ मंडल, बी समताप मंडल, डी मध्य मंडल और डी है आयन मंडल। कमेंट करो कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पृथ्वी में पाई जाती है, याद रखना। और ओजोन हमें कौन सी गैस, मतलब कौन से हानिकारक किरणों से बचाता है? यूवी। और जो ओजोन लेयर है ना वो किस गैस से बना हुआ है? तो वो बना हुआ O3। O3 मतलब ओजोन गैस से, ये भी याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कहता है? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए लाल रक्तकण, बी श्वेत रक्तकण, डी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। कमेंट करो कि रक्त का ऐसा कौन सा घटक है जो थक्का जमाने का सहायक होता है, थक्का जमाने में सहायता करता है। तो ये करता है दोस्तों प्लेटलेट्स। ठीक है, वो कहते हैं ना जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो थक्का नहीं जमता, फिर मतलब फिर थक्का जमाने में ना सहायक नहीं रह पाता प्लेटलेट। अगर कम ही हो जाएगा तो फिर काम कैसे करेगा, फिर वही डेंगू वेंगू दुनिया भर की बीमारियाँ आ जाती हैं। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थक्का जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए हम लोग अब। 14 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ये तो पता ही होना चाहिए। डीएनए की खोज की संरचना की थी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएन और ए की खोज की थी। मतलब इसका स्ट्रक्चर डीएनए मतलब दिखता कैसा है ना, ये अगर किसी ने बताया तो वो वाटसन और क्रिक हैं। न्यूटन और डार्विन नहीं है। ठीक है, फिशर और क्रिक नहीं है। क्रिक देखो हैं तो क्रिक के साथ वाटसन होना चाहिए। और मेंडल और हार्डी नहीं है, तो ये सब ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है। सही ऑप्शन अपना ये एक है, वाटसन और क्रिक। याद रहेगा ना, यही सवाल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? जो ध्वनि है ये किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्घ्य तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी स्थायी तरंग। जो ध्वनि है ना दोस्तों ये किस प्रकार की तरंग है? तो ये है अनुदैर्घ्य तरंग है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। और स्थायी चुंबकीय और ये सब नहीं है, ध्वनि अपना अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं हम लोग। 16 नंबर क्या कहता है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य की? यकृत है, ये तो पता ही होना चाहिए। अरे यार अब सारे क्वेश्चन हार्ड हार्ड ला दूंगा तो आप लोग मतलब ऑफेंड हो जाओगे, फिर मतलब बुरा मान जाओगे कि यार मेरा एक सही नहीं हो रहा, एक भी सही नहीं हो रहा, तो वो मोटिवेशन एकदम गिर जाएगा ना। तो एक एक आसान सवाल भी बीच बीच में ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा।
तो हार्ड है, 80% हार्ड है, 20% में थोड़ा से मीडियम लेवल और इजी क्वेश्चंस हैं। मान के चलो 80 क्वेश्चन जो है ना, आज 80% क्वेश्चंस हार्ड हैं, बस वो 20% थोड़े से इजी हैं, जो पहले देखे होगे तो कर लोगे, ऐसा है। अब चलो इसका बताओ, आ गया ना लेवल वाला। 17 नंबर क्या कहता है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अब बताओ, कमेंट करो, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन है CO2 और CH4, बी है SO2 और NO2, सी है O3 और CO, और डी है N2 और S2। कमेंट कीजिए फटाफट कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है। भाई ओजोन कैसे अम्ल वर्षा करा सकती है? तो O3 तो ऐसे ही कट गया। आखिर आप ही सोचो कि अगर ओजोन ही अम्ल वर्षा कराने लगेगी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे चलेगा? तो ये तो हो नहीं सकता। अब हाइड्रोजन अम्ल वर्षा नहीं करवाएगा, पहली बात तो। और ये जो CH4 है ना, ये मीथेन है, जो घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हो ना, ये मीथेन गैस ही मतलब एक तरीके से यही रहता है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो सही ऑप्शन है SO2 और NO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अम्ल वर्षा कौन करवाता है भाई? अम्ल वर्षा करवाता है SO2 और NO2, याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे अब फटाफट हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? अब ये आसान है, अगर ये नहीं आ रहा है ना तो मतलब तैयारी मतलब डमाडोल है, ये तो आना चाहिए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कई बार वीडियो में आ चुका है ये सवाल, कई बार। इस वीडियो में नहीं, बाकी सब वीडियो में। अगर देखते होगे मेरे वीडियो है ना, मेरे चैनल की वीडियोज़ अगर आप लोग देखते होगे तो ये सवाल तो गलत हो ही नहीं सकता, गलती से भी गलत नहीं होगा, नींद में भी कर दोगे ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्या कहता है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ये भी आसान सवाल है, रिपीट हुआ है, बताओ विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? बहुत लोगों ने इसका तो कमेंट भी किया है मुझे आज तक। ये आप भी कमेंट करो, ये एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर। एम्पियर जो है ना वो विद्युत धारा मतलब आई मतलब करंट। तो करंट का SI यूनिट जो है ना दोस्तों, वो होता है एम्पियर। ए मतलब एम्पियर, ठीक है। आप लोग जाओगे ना अगर एम मीटर लेने, तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है ए। जो तार लाते हैं हम लोग अपना घर में, तार जो वायरिंग के लिए लाते हैं, उस पर भी लिखा रहता है 5A या 10A या 15A। तो ए होता है एम्पियर, कि मतलब वो तार कितना क्षमता झेल सकता है विद्युत का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका सही जवाब है एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं फाइनली। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होता है? पूछने की बात है, पत्तों से होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस अंग से होता है? पत्ते से होता है भाई, पत्ते से होता है, ये तो पता होना चाहिए, पत्ते से होता है, ठीक। पता भी होगा, मुझे पता है, मुझे पता तो आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से, मतलब लोहा नहीं, आयरन, ठीक है, आयरन मानो। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है मानव शरीर में? बताओ आप लोग। आयरन की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया, याद रहेगा ना, एनीमिया। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। डायबिटीज़ नहीं होता भाई, थायराइड नमक की कमी से होता है। स्कर्वी जो है ये अलग चीज़ है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है, परमानेंट रहता है। हालांकि एनीमिया सही हो जाता है, ठीक है। तो एनीमिया जो है वो होता है आयरन की कमी से, मतलब लोहे की कमी से शरीर में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोहा खाने बैठ जाओ। आयरन मतलब बहुत सब्जियों में मिलता है, ये लोहा नहीं खाना आपको, ये सिर्फ कहने की बात है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए फाइनली। 22 क्या कहता है, विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पहले जो बल्ब आते थे और अभी भी बहुत जगह मिलते हैं, तो उनमें कौन सी गैस होती है, यही क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों आर्गन, ठीक है। कई वीडियोस में शायद मैंने फ्लो में नाइट्रोजन कराया है, तो वो गलत है, वो गलत है। नाइट्रोजन शायद कहीं पे फ्लो में निकल गया होगा, बट आर्गन जो गैस है ना, ये आर्गन गैस जो है ये मतलब बोलते हैं कि इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ये रिएक्शन नहीं करते, तो इसलिए ये आर्गन गैस होती है ना, इन्हीं को बल्ब वगैरह में यूज़ करते हैं। बाकी ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितने भी है ना, ये मतलब रिएक्टिव गैस हैं, रिएक्ट कर लेती हैं तुरंत। और ये आर्गन जो है, आर्गन को ऐसे लिखते हैं AR, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो ये इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती है। तो आर्गन जो है ना, यही उपयोग होती है विद्युत बल्बों में, ठीक है, याद रहेगा। तो 22 का अपना C हो गया, आर्गन। अब आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 क्या कहता है, सूर्य के केंद्र में कौन सी क्रिया होती है? मतलब सूर्य के कोर में, कोर मतलब जैसे मान लो ये सूर्य है ना, तो इसके अंदर यहाँ सेंटर में, यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है सेंटर में? तो सूर्य के केंद्र में है ना दोस्तों, वो होता है, आप लोग बताओ फटाफट। ये होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, फिजन नहीं, फिजन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स का। तो उसी में जब वो फ्यूजन होता है ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी आग बन के हमें यहाँ पे मतलब रोशनी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है।
तो आ जाते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये क्वेश्चन जो है ये लेवल निकालने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना है। मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना है, आप लोग कमेंट करो। तो मानव शरीर का पीएच मान जो है ना दोस्तों लगभग 7.4 है। अब आप लोग बताओ ये बेसिक है कि एसिडिक है, ये मतलब अम्लीय है या क्षारीय है, आप लोग कमेंट करो। तो ये पीएच मान जो 7.4 है ना दोस्तों ये बेसिक होता है, क्योंकि 0 से 7 तक एसिडिक है ना, और 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है। तो आप लोग ये याद रखना। अब फाइनली 24 क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक। 24 में से ये देखो 24 का 7.4 है, याद रखना। मानव शरीर का मान पीएच मान जो है वो 7.4 है। अब हम लोग जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया कंप्लीट। अब 25 पे जाएंगे हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बल और त्वरण, बी है जड़त्व, सी है दाब, डी है ऊर्जा। आप लोग कमेंट करो कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है ना दोस्तों वो जड़त्व से संबंधित है, जड़त्व से। ठीक है, याद रहेगा ना, जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब आ जाते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 26 पे। और देखो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, लाइक कर दो आप लोग। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से है ना कुछ नहीं जाता, आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबता है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मतलब एक फैमिली सा कनेक्शन हो जाता है सब्सक्राइब से अपना। और शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, बिजली की चमक में कौन सी ऊर्जा होती है। बिजली की चमक में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट कि बिजली की चमक में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा। ठीक है, बिजली की चमक में होती है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब मैंने स्क्रीन पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दिया तो आप लोग डी करने लग गए, ये गलत बात है ना। अपना ध्यान भी तो लगाओ, यहाँ स्क्रीन पे हलचल नहीं देखनी है, अपना ध्यान लगाना है आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे फाइनली। 27 क्या कहता है, फफूंदी किस प्रकार का जीव है। जो फफूंदी होता है ना वो किस प्रकार का जीव है। ऑप्शन ए पादप, बी जंतु, सी कवक, डी शैवाल। कमेंट करो कि फफूंदी किस प्रकार का जीव है। तो फफूंदी है दोस्तों कवक। ठीक है, फफूंदी क्या है, कवक है, फफूंदी कवक है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे फाइनली। 28 क्या कहता है हमारा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटता है तो उसे क्या कहते हैं। जब प्रकाश जो है, जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन बोलते हैं रिफ्लेक्शन को। जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के वापस लौट जाए तो उसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 फाइनली आ गए हम लोग। 29 क्या कहता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है। नाइट्रोजन है, ये आसान सवाल है। पृथ्वी पे लगभग 70% जो गैस है ना दोस्तों वो नाइट्रोजन है। सबसे अधिक जो गैस है पृथ्वी पे वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। पृथ्वी पे सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला आंसर तो कर ही देना। ठीक है, और साथ में ये भी कमेंट ज़रूर करना कि कहाँ से देख रहे हो, कितने सही हुए हैं, आपका नाम क्या है। ये चीज़ें कमेंट करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अपनेपन सा फीलिंग आती है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है। प्रकाश को फोकस करता है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है। ऑप्शन ए रेटिना, बी लेंस, सी आइरिस, डी कॉर्निया। तो प्रकाश को फोकस करने का जो काम होता है ना, कैमरा लिया आपने कभी, उसमें फोकस कैसे करते हो, लेंस से ही करते हो ना। तो ऐसे मनुष्य ये जो हमारे मानव आँख में भी है ना, प्रकाश को फोकस करने के लिए लेंस का उपयोग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अभी बहुत जल्दी एक वीडियो और लाएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।